देखिए, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो कभी हार नहीं मानते ज़िंदगी में। देखिए, आज है 7 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और साथ में टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि अभी हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई। तो देखिए, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। देखिए, नाम से पता चल रहा है दीदी, ठीक है, यानी कि महिलाओं से संबंधित ये योजना है। तो देखिए, जो आपका मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना है, इस योजना के तहत वर्ष 2025 तक कुल 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड में। और इसके लिए उन महिलाओं को लोन यानी कि ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और उत्पादों के विपणन की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना जो है उत्तराखंड की योजना है। कितने लोग उत्तराखंड से जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, आइए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा कुछ विशेष चीज़ें उनको जान लेते हैं। देखिए, जो आपका उत्तराखंड राज्य है इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी। उत्तर प्रदेश से अलग करके एक छोटा सा टुकड़ा, देखिए ये उत्तर प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड है। तो पहले ये दोनों एक ही राज्य हुआ करता था लेकिन बाद में इसको डिवाइड कर दिया गया 9 नवंबर सन 2000 को। तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। और देखिए, उत्तराखंड के गवर्नर हैं वर्तमान में गुरमीत सिंह जी और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं। पहली राजधानी आपकी है देहरादून जो कि इसकी शीतकालीन राजधानी है। और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी है गैरसैंण। अगला कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल 5 नवंबर को हम विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। और देखिए, 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद विश्व सुनामी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जम्बे तासी का निधन हो गया। वो किस राज्य की लुमला सीट से 3 बार विधायक रहे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जम्बे तासी जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश के लुमला सीट से जो है तीन बार विधायक थे। और देखिए, ये वर्तमान में केवल 48 साल के ही थे, ठीक है, तो बहुत अल्प आयु में इनका निधन हो गया। और सबसे खास बात, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य भी थे। देखिए, ये पहली बार 2009 में कांग्रेस की टिकट से जो है तवांग जिले के लुमला विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे। और उसके बाद फिर 2014 में फिर से चुने गए और तीसरी बार जो है फिर 2019 में ये जो है भाजपा के टिकट पर इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जो है विधानसभा का जो चुनाव था उसको जीता था। तो जम्बे तासी जो है ये अरुणाचल प्रदेश के लुमला सीट से 3 बार विधायक थे और इनका निधन हो गया हाल ही में। अगला है कि कोलिन्स डिक्शनरी के द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किस शब्द को चुना गया है। देखिए, जो भी शब्द वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है तो उसका मतलब पूछा जाता है एग्जाम में और उस शब्द के बारे में पूछा जाता है कि वो शब्द है क्या। तो देखिए, शब्द आपका है परमा क्राइसिस जिसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है कोलिन्स डिक्शनरी के द्वारा। देखिए, परमा क्राइसिस शब्द जो है ये अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि का वर्णन करता है और इसको कोलिन्स डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2022 का शब्द नामित किया गया है। और देखिए, जो आपका ये परमा क्राइसिस शब्द है ये शब्द जलवायु परिवर्तन, यूरोप में युद्ध इत्यादि चुनौतियों से संबंधित है। और इसका उपयोग पहली बार 1970 में 70 के दशक में शैक्षणिक संदर्भों में किया गया था। तो परमा क्राइसिस शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है कोलिन्स डिक्शनरी के द्वारा, याद रखिएगा। और देखिए, पांचवा कि अभी हाल ही में किस देश ने बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया। तो देखिए, जो आपका बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है इसको चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और देखिए, चीन ने अपने स्वदेशी बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की वैश्विक पहुंच का और विस्तार करने की योजना जारी की है। देखिए, जिस प्रकार आपका ये गूगल वाला जीपीएस काम करता है उसी प्रकार नेविगेशन का काम करेगा बीडो। और इसे जो है अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस के विकल्प के रूप में चीन में जो है नामित किया गया है किसको, बीडो को। अगला कि नवंबर 2022 में पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है। तो देखिए, 2022 में, ठीक है, 2022 पूरे साल की बात करें तो अब तक सबसे शक्तिशाली जो आपका रॉकेट लॉन्च किया गया है इसका नाम है फाल्कन हैवी।
देखिए जो आपकी स्पेस एक्स कंपनी है, इसने अपना फाल्कन हैवी रॉकेट अभी हाल ही में लॉन्च किया, जिसने कई अमेरिकी सैन्य उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। और देखिए इस रॉकेट का वजन जो है ये 2 स्पेस शटल के वजन के बराबर है, जिसका वजन 63.8 टन है। और देखिए 230 फीट लंबे इस रॉकेट में, जिसका नाम है फाल्कन हैवी रॉकेट, तो इस रॉकेट में 27 मर्लिन इंजन लगे हैं, जो कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाता है इस रॉकेट को। और देखिए जो आपका ये फाल्कन हैवी रॉकेट है, ये स्पेस एक्स का 2022 का 50वां लॉन्चिंग था, जिसको अभी हाल ही में नवंबर महीने में लॉन्च किया गया। तो फाल्कन हैवी जो है ये आपका पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसको स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है। और अगला कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य के आनंद और मेहसाणा जिले में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का आदेश दिया। तो देखिए गुजरात राज्य में जितने भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, इन सभी को नागरिकता दी जाएगी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यह आदेश दिया अभी हाल ही में। और देखिए गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जो है गुजरात के आनंद और मेहसाणा जिले में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करती है। और देखिए ये आदेश जिला कलेक्टरों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इन अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार देती है। और देखिए अभी हालिया अधिसूचना से उन प्रवासियों को भी लाभ होगा जो पासपोर्ट या फिर वीज़ा के माध्यम से भारत में प्रवेश कर चुके हैं और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और धारा 6 के तहत जो है नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं। और देखिए जो धारा 5 है ये कहती है कि पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी, और धारा 6 कहती है प्राकृतिकरण के कर जो है किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जो दूसरे देश से आया हुआ है। और देखिए 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी गई। तो देखिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी गई है। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर एक विनिर्माण क्लस्टर है जिसे मोबाइल फ़ोन, केबल आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। देखिए महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड ईएमसी परियोजना को पुणे के पास रंजन गांव में 492.85 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। और 9वां प्रश्न है कि भारत में कौन सी संस्था हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाती है। तो देखिए जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये जो है हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। और आपको बता दूं केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्य निष्ठा का संदेश फैलाने के लिए हर साल इस सप्ताह को मनाता है, यानी कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाता है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा। और आज का 10वां प्रश्न की बिहारी में किस संस्थान ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया। तो देखिए AD-1 मिसाइल का परीक्षण हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा किया गया था। और देखिए DRDO के द्वारा लॉन्च किए गए इस मिसाइल यानी कि AD-1 मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। और AD-1 क्या है, ये एक लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल है, याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि अभी हाल ही में किस राज्य ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया, बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में कर्नाटक की गायिका अरुणा साईराम को किस राज्य सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। सॉरी ये राज्य सरकार नहीं होगा, ये देश होगा, ठीक है। तो बताइए किस देश ने सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है अरुणा साईराम को। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने, नाम बताइए। चौथा है कि विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा देश है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए ये व्यक्ति आपके बेंजामिन नेतान्याहू है जो कि इजराइल के नए PM बने हैं। और दूसरा प्रश्न था कि कौन सा भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी। तो
तो देखिए भारतीय फर्म है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और देखिए पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाता है। और एक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड जो कि 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में जो है ये क्लाउड नेटिव अवार्ड इसने जीता है। तो अभी हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड दिया गया है। और देखिए अभी हाल ही में पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता बन गए हैं ओलाफ सोल्ज, इसको याद रखेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।